हेलो एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। जैसे आपको पता ही है, वीडियो इंटरव्यूज़ जो हैं टॉपर्स के साथ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ हमने रिसेंटली ये सिलसिला स्टडी आईक्यू पे शुरू किया है। अभी रिसेंटली ही डब्ल्यूबीसीएस यानी वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया है। उसकी रैंक 6 आज हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। हम डब्ल्यूबीसीएस की डिटेल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और जो उनकी सजेशंस हमारे यंग एस्पिरेंट्स के लिए होंगी उस पर बातचीत करेंगे। चलिए अब हम उनसे बातचीत शुरू करते हैं। हेलो रजनीश, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू मैम। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद स्टडी आईक्यू की टीम की तरफ से। बहुत अच्छा रैंक आपने लिया है, रैंक 6। तो ये फीलिंग सिंक इन हो गई? यस मैम, पहले तो बिलीव नहीं हुआ कि रैंक 6 मींस, एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना अच्छा रैंक कर जाऊंगा, बट हाँ अब बिलीव हो रहा है कि यस आई एम डिड इट। जब आपने अपना नाम लिस्ट में देखा, यहाँ से शुरू करते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन था? फैमिली मेंबर्स का क्या रिएक्शन था? मैम पहले तो मुझे ये था कि मैं लिस्ट में नाम कर जाऊंगा, बट ये नहीं पता था कि लिस्ट में पहले तो मैंने नीचे से चालू किया। जब लिस्ट थी तो पहले नीचे से चालू करते हुए जा रहा था कि कहाँ पे मेरा रैंक आता है। नीचे से जब चालू किया तो मैं जब टोटल 7 पेजेस थे, जब 6 पेज तक नाम नहीं आया, आई वाज सैडेंड कि शायद मैं नहीं कर पाया। बट जब लास्ट पेज मैंने खोला, वहां पे नाम देखा, आई वाज टोटली शॉक्ड कि आई डिड इट। और उसके बाद सबसे पहले मैंने अपने भाई को कॉल किया, बड़े भैया, वो मेरे मेंटर हैं, ही हेल्प मी अ लॉट व्हाइल माय प्रिपरेशन। तो उनको कॉल करके बताया कि भैया मैंने कर दिया। तो उन्होंने पूछा क्या मिला, ही आस्क्ड मी कि क्या पोस्ट मिला। तो आई सेड भैया मैंने रैंक 6 किया है एंड आई हैव गॉट द टॉप पोस्ट इन वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज। तो इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग। उसके बाद मैंने पेरेंट्स को फोन करके बताया। उस वक्त मैं ऑफिस में था और मैं ऑफिस में काम कर रहा था, और अचानक से बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे थे। तो मेरा फोन पॉकेट में था। मैं बोला इतना कौन परेशान कर रहा है। देन आई टुक आउट एंड देन आई सीन दैट की लिस्ट आ गया है, और कई और मैसेजेस थे। तो मन में कहीं ये भी था कि हो गया है शायद। लेकिन जब वो 6 पेज तक मैंने अपना नाम नहीं देखा तो उस वक्त मुझे थोड़ा डर लग गया कि अब क्या है। बट लास्ट पेज में मेरा था तो आई गॉट इट कि हाँ चलो मैंने कर दिया। दैट्स वंडरफुल। एक तो आपने एग्जाम क्लियर किया और रैंक भी टॉप रैंकर्स में, सो दिस इज रियली अमेजिंग एंड इंस्पायरिंग। हम जैसे आपको पता है स्टडी आईक्यू में बहुत सारे यंग एस्पिरेंट्स आपको इस वक्त देख रहे हैं, तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। शुरुआत करते हैं आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से कि आपने पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट की, किस में कंप्लीट करी? मैम मैं लिलुआ में बॉर्न एंड बॉटअप हुआ हूँ। लिलुआ एक सबअर्बन एरिया है हावड़ा का, तो मैंने अपना स्कूलिंग यहीं से किया है। और अप टू क्लास 12 मेरा साइंस बैकग्राउंड था। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद मैंने लास्ट ईयर में मेरा प्लेसमेंट हुआ विप्रो में एंड आई डिड जॉब देयर फॉर 6 मंथ। 5-6 महीने जॉब करने के बाद आई थॉट कि नहीं, मुझे सिविल सर्विसेज करना है। मेरा एक माइंड सेटअप बना कि सिविल सर्विसेज के लिए जाना है। एंड मैंने उस जॉब को छोड़ के सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई किया एंड आई डिड इट फॉर दैट। या यू हैव डन इट। सो मेन मोटिवेशन सिविल सर्विसेज के लिए आपको कहाँ से मिला? मैम जब पहले तो एक सब अर्बन एरिया से होने की वजह से यहाँ पे सिविल सर्विसेज का कोई क्रेज नहीं है। जैसे बड़े शहरों में लोगों को पता रहता है कि ये सिविल सर्विसेज क्या है, तो ये मैक्सिमम जो छोटे गांव या छोटे शहरों से आते हैं उनको सिविल सर्विसेज के बारे में बहुत ज्यादा मालूम नहीं रहता है। देन आई थिंक ऑनलाइन क्लासेस जो आजकल चल रही हैं वो सिविल सर्विसेज का जो अवेयरनेस ला रही हैं लोगों के बीच, इट्स ट्रिमेंडस। मैंने इट्स थैंकफुल कि लोग ज्यादा जागरूक हो रहे हैं सिविल सर्विसेज की तरफ। तो जब मैंने थर्ड ईयर में था तो उस वक्त मुझे लगा कि करियर को कुछ और ब्रॉड करना चाहिए, कुछ और अच्छा करना चाहिए। तो एक सिविल सर्विसेज का सोच आया मेरे अंदर। उसी साल मेरे बड़े भाई ने सिविल सर्विसेज की तैयारी चालू कर दी थी। ही इज असिस्टेंट डायरेक्टर इन फूड एंड सप्लाईज। तो उससे भी एक मोटिवेशन मिला। थर्ड मेरा जो पर्सनल मोटिवेशन था, एक इंसिडेंट था जो मुझे इस चीज के लिए मोटिवेट किया था। मैं एक बार ऐसे ही बाइक से आ रहा था, आई सॉ अ चाइल्ड हु वाज ब्लीडिंग। और वो रिक्शा चालक का लड़का था और रिक्शा चालक उसके माथे पे पट्टी की तरह से कुछ क्लोथ लगाए हुए था। तो मैंने जाके वहां पे रुका और मैंने बोला कि क्या हुआ। तो वो बोला कि रिक्शा से ये बच्चा गिर गया, इससे ब्लीड हो रहा है। तो मैंने उसे बगल के क्लिनिक में ले गया और वहां पे उसका मरहम पट्टी जो भी करवाना था, एंड एट द सेम टाइम आई ब्रॉट मेडिसिन। उस वक्त एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आया कि एक हैप्पीनेस जो रहता है ना वो चेहरे पे आया कि नहीं। एंड इट मोटिवेटेड दिस इंसिडेंट एंड मोटिवेटेड मी अलॉट कि नहीं, मुझे सिविल सर्विसेज करना चाहिए जहां मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूं फॉर सोसाइटी द। के लिए कंट्रीब्यूट आप कर सकें।
फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूं। और बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बहुत से ऐसे रूरल एरिया है जहाँ मैं ट्रेवल किया हूँ, वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर का भी बहुत खराब ये है। तो फिर ऑल दैट इंसिडेंट ब्रॉट मी टू गो फॉर द सिविल सर्विसेज, स्पेशली वेस्ट बंगाल, जो कि मैं यहाँ पे रहा हूँ, तो मेरा फोकस यहीं पे था कि स्टेट सिविल सर्विसेज पे जाया जाए। रजनीश, अब हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं कि WBCS वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज की क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है, पहले आप ये बताइए। मैम, जैसे कि हर सिविल सर्विसेज का जो 3 पैटर्न रहता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ये 3 फेजेस में डिवाइड है। यहाँ पे प्रीलिम्स 200 नंबर्स के होते हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, और मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स है वो कवर अप हो जाते हैं प्रीलिम्स के सेक्शन में। ऑलमोस्ट 25 या 20 क्वेश्चन करके हर एक सब्जेक्ट से, इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड मैथ्स, सब कुछ आता है। उसके बाद मेंस में इसमें 8 पेपर हैं, 4 रिटन एंड 4 ऑब्जेक्टिव। ओके। तो जो 4 रिटन पेपर है, फर्स्ट इज इंग्लिश, जो कंपलसरी है। सेकंड इज लैंग्वेज पेपर। वेस्ट ओके। बंगाल सिविल सर्विसेज में ये एक बहुत अच्छा है कि आपको किसी पर्टिकुलर, जैसे बंगाली के लिए आपको एम्फोसिस नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका हिंदी बैकग्राउंड है तो आप हिंदी ले सकते हैं, आपका नेपाली बैकग्राउंड है आप नेपाली ले सकते हैं, आपका बंगाली बैकग्राउंड है आप बंगाली ले सकते हैं। तो इट इज फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे एक ये चीज बहुत अच्छी है। तो मेरा हिंदी बैकग्राउंड था तो मैंने हिंदी लिया। ओके। उसके बाद सेकेंड पेपर 1 जो रहता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी रहता है। फिर सेकेंड कॉम्बिनेशन रहता है इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का। नेक्स्ट रहता है मैथ्स एंड रीजनिंग, और फोर्थ कॉम्बिनेशन रहता है ये एनवायरमेंट, साइंस एंड करंट अफेयर्स। ये 4 ऑब्जेक्टिव पेपर बनते हैं। उसके बाद मेंस में ऑब्जेक्टिव भी आता है? हाँ, 4 पेपर ऑब्जेक्टिव रहते हैं, 4 पेपर सब्जेक्टिव रहते हैं। ओके। और बाकी जो पेपर रहते हैं वो ऑप्शनल के रहते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। उसके ऑप्शनल बाद एक ही है? एक ही ऑप्शनल है, बट उसके 2 पेपर हैं, पेपर्स। ओके। पेपर 1 एंड पेपर 2। ये हर एक पेपर 200 नंबर के होते हैं। ओके। और फिर 200 नंबर का इंटरव्यू रहता है। तो टोटल आउट ऑफ जो कट ऑफ बनती है वो 1800 नंबर में से कट ऑफ बनती है, और उस कट ऑफ को क्लियर करना पड़ता है। तो ये उसका टोटल पैटर्न है। ओके। ओके, तो अब हम प्रीलिम्स पे बात करेंगे कि आपने प्रीलिम्स की क्या स्ट्रैटेजी आपकी थी। वैसे हर एस्पिरेंट या जो भी रैंकर्स होते हैं सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन आई एम श्योर कि आपकी स्ट्रैटेजी से किसी ना किसी को जरूर फायदा होगा। तो आप प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। मैम, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रीलिम्स और मेंस सेपरेट किया जाए, क्योंकि दोनों एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में प्रिपरेशन चलता है। बट यही है कि जब हम लोग होल ईयर प्रिपरेशन करते हैं, तो आउट ऑफ दैट 12 मंथ्स हम लोग 9 मंथ्स मेंस और प्रीलिम्स का इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करते हैं, और बाकी के जो 2-3 महीने रहते हैं उसमें प्रीलिम्स फोकस्ड हो जाते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स टोटली डायरेक्ट क्वेश्चंस रहता है या फिर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस रहता है, तो वहां पे हमें स्टैटिक पोर्शन पे ज्यादा ये फोकस करने की जरूरत रहती है। तो यहाँ पे प्रीलिम्स का सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि जो क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पे, तो वो हर एक सब्जेक्ट वाइज डिवाइड रहते हैं। 25 हिस्ट्री से आएगा, 25 ज्योग्राफी से आएगा, 25 पॉलिटी से। तो इससे ये रहता है कि हमें इस सेक्शन से इतने क्वेश्चंस करने हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस का कोई अलग स्ट्रेटेजी नहीं रहता था। जो मेरा स्ट्रेटेजी था, दोनों को इंटीग्रेट करके साथ चलना, एंड लास्ट मोमेंट में प्रीलिम्स पे फोकस ज्यादा देना, क्योंकि वहां पे मुझे कुछ फैक्चुअल बेसिस याद करने रहते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी था। और प्रीलिम्स के लिए मैं करंट अफेयर्स, जो कि वहां पे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 25 से लेके 50 मार्क्स करंट अफेयर बेस्ड रहते हैं। तो वहां से मैंने ऑनलाइन, जैसे स्टडी IQ से प्रशांत सर का, महिपाल सर का बहुत सारा वीडियोस देखे थे, और उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण, ऐसे बहुत सारे मैगजीन्स को कवर अप किया था, जिससे मैं करंट अफेयर्स कवर कर सकूं। और ओके। सबसे पहला कि मेरा जो बेसिक बैकग्राउंड था वो साइंस से था। 10 के बाद मेरा सोशल साइंस से कोई मतलब ही नहीं था, तो मुझे बेसिक से चालू करना पड़ा था। तो उसके लिए एनसीईआरटी पहले मैंने पढ़ा था, कि एनसीईआरटी से अपना बेसिक, क्योंकि मेरा जो मानना था कि जितना आपका बेस स्ट्रांग होगा, उतना जितना फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, उतना अच्छी बिल्डिंग बनेगी। तो फाउंडेशन स्ट्रांग करने के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छा था। तो वहां से मैंने चालू किया। उसके बाद स्टैंडर्ड्स बुक फॉलो किए मेंस के लिए। बिल्कुल। मेंस के लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स थे, जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम था राजीव अहिर सर का, तो उसको मैंने फॉलो किया। ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन था, उसको फॉलो किया। पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत, वो बेस्ट बुक है। तो ये बाइबल सब, ऑफ पॉलिटिक्स।
हाँ, एग्ज़ैक्टली मैम। इसीलिए तो ये सब बुक्स मैंने फ़ॉलो किया था, जो कि बहुत हेल्पफुल रहा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा। अगर आप कंसंट्रेट करके ये सब बुक्स पढ़ते हैं मैम, तो फिर कोई भी एस्पिरेंट रहे, मैं ये हर एस्पिरेंट के लिए बोलूँगा कि सोर्सेज़ अपना लिमिटेड रखें। क्योंकि ये बहुत बढ़िया बात है जो आप बोल रहे हैं कि सोर्सेज लिमिटेड रखिए। अगर सोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हो जाएँगे तो हमारा डाइवर्जन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और उसके बाद जब लास्ट मोमेंट रिवीजन रहेगा, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लास्ट मोमेंट रिवीजन में जितना कम सोर्स रहेगा उतना अच्छा रिवीजन रहेगा। कई बार कितने एस्पिरेंट होते हैं, मैंने कई एस्पिरेंट मेरे संग में थे, जो कि आज भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनका सोर्सेज़ बहुत ज़्यादा था। कभी-कभी देख के डर लगता था कि वो इतना ज़्यादा बुक्स पढ़ रहे हैं, मैं इतना कम बुक्स पढ़ रहा हूँ, कहीं कुछ मैं गलत नहीं ना कर रहा हूँ। तो बट रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जितना सोर्स आपका कम रहेगा, उतना आपके पास टाइम मैनेजमेंट का बात आएगा, उतना अच्छे से आप रिवाइज़ कर पाएँगे एंड यू कैन गिव योर एग्ज़ामिनेशन इन बेटर वे। राइट, राइट, राइट। सो इंटरव्यू के लिए आपने कैसे तैयारी की? मैं इंटरव्यू के लिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज में जो एस्पिरेंट्स डब्ल्यूबीसीएस के लिए तैयारी करते होंगे, उन्हें पता होगा कि इंटरव्यू में यहाँ पे बंगाली को मस्ट किया गया है। देन इट वाज़ कन्फर्म कि मुझे बंगाली मस्ट रहना चाहिए, कि हर एक स्टूडेंट से वो बंगाली 5 मिनट 10 मिनट के लिए लिखवाते हैं, पढ़वाते हैं एंड अच्छा, कन्वर्सेशन इंटरव्यू में? होती है। हाँ, शॉर्ट कन्वर्सेशन। तो ओके, वहाँ पे था, ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था। इससे पहले मैं 2017 में भी क्रैक किया था, बट मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं था। तो ओके। इंटरव्यू का मुझे आइडिया था कि हाँ, इंटरव्यू कैसे होगा। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग वाज़ दैट कि जब मैं वहाँ पे गया एंड आई वाज़ स्टैंडिंग बिसाइड माय चेयर, तो उन्होंने मुझे बैठने को नहीं बोला। माय इंटरव्यू स्टार्टेड फ्रॉम दैट वेरी पॉइंट। पूछना चालू कर दिया और मैं खड़े हो के ही क्वेश्चंस का आंसर दे रहा था। तो जो चेयरमैन थे, ही वाज़ स्माइलिंग, सब क्वेश्चन पूछ रहे थे और वो स्माइल कर रहे थे। देन ही सेड, "ओह रजनीश, व्हाई यू आर स्टैंडिंग? प्लीज हैव योर सीट।" तो यहाँ पे पेशेंस चेक हो रहा था। तो ये हर एक एस्पिरेंट को मैं बोलूँगा, सिविल सर्विसेज इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। वो इंटरव्यू सेक्शन में भी जाके आपका पेशेंस चेक करते हैं कि आपके अंदर कितना पेशेंस है। तो बिल्कुल। और उसके बाद इंटरव्यू काफ़ी स्मूथ गया था, बिकॉज़ ज्योग्राफी से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे और मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो इट वाज़ क्वाइट गुड। तो जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो कहीं न कहीं इट फेल्ट कि हाँ, माय इंटरव्यू इज़ गेटिंग इन अ पॉजिटिव साइड। सेकेंडली, कई बार ऐसा होता है मैम, जो कि मेरे साथ हुआ था उस इंटरव्यू में, कि 1-2 क्वेश्चन हम लोग नहीं बता पाते हैं, तो वहाँ पे प्रेशर माउंट होना चालू हो जाता है कि हाँ, अब नहीं बता पाए। तो मैं हर एक एस्पिरेंट को बोलूँगा कि नहीं, जब भी अगर ऐसा सिचुएशन आए, काम योरसेल्फ, क्योंकि कामनेस ही एक ऐसा चीज़ है, जो आपको उस इंटरव्यू सेशन से बाहर निकाल सकती है। और बिल्कुल। हर अगर जो भी क्वेश्चन नहीं भी आता था, तो उसको मैं एक स्माइल देके बोल देता था, सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट इट। इस तो चीज़ को मैं यहाँ पे बोलूँगी कि एस्पिरेंट्स को नोट करना चाहिए कि सपोज़ आपको कोई सवाल का जवाब नहीं आता, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए वहाँ पे कि वो आपको नहीं आता। अगर आप एग्ज़ैक्ट ट्राई करना चाहेंगे तो आप और उलझ जाएँगे उसमें। एग्ज़ैक्टली मैम, एग्ज़ैक्टली। और फिर वो क्वेश्चन से क्वेश्चन्स निकलना चालू हो जाते हैं, हुँ। तो वो वहाँ पे नेगेटिव पॉइंट हो जाता है इंटरव्यू में। तो ऐसा था कि इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था और मेरा मैक्सिमम इंटरव्यू ज्योग्राफी बेस्ड पे चला था, तो इट वाज़ क्वाइट गुड फॉर मी, क्योंकि वो मेरा ओके। ऑप्शनल सब्जेक्ट था। राइट। सो आपने अपने प्रिपरेशन फेसेस में कुछ फेलियर्स देखे? अगर देखे, आप कई बार होता है प्रिपरेशन में हम काफ़ी लो हो जाते हैं, फिर से हमको अपनी स्ट्रेंथ जो है वो गैदर करनी पड़ती है, फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। तो वैसे कुछ मोमेंट्स के बारे में बताइए? मैम, मैं पहला इंसिडेंट चालू करूँगा। मैं 2016 में प्रिपरेशन फेज़ में आया था और ओके, 2016 में मैंने वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज दिया। मेरा प्रीलिम्स हुआ, मेंस नहीं हुआ। एट दैट टाइम मैं एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं था। हुँ, बट 2017 में मैं यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम दिया था, असिस्टेंट कमांडेंट। ओके, एंड एट दैट टाइम जो टॉपर्स का नंबर था, जब नंबर आया, जो टॉपर्स का नंबर था, उससे बस 10 नंबर मेरा पीछे था। ओके। सब कुछ ठीक था, बट जब मेरा मेडिकल हुआ, मेरा हाइट के लिए मुझे निकाल दिया गया ओह! एंड इट वाज़ जस्ट 1.5 सेंटीमीटर कम था। तो मेरे लाइफ का सबसे डिमोरलाइजिंग डे वो था कि मैं हुँ, पास पहुँच के भी मेरे पास जॉब नहीं था। मैं कुछ भी, मैं फिर से वही स्क्वायर वन पे वापस आ गया था।
तो उस वक्त मैं बहुत डिमोटिवेट हुआ था कि नहीं, अगर इतना मेहनत करने के बाद भी, इतना पास पहुंचने के बाद भी वापस आ रहा हूँ, तो फिर क्या, मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस समय में खुद से बात करना बहुत जरूरी है। वी आर द जी, पर्सन जो खुद को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं, कोई और मोटिवेट करे या ना करे। हम लोग जब खुद या से बात करते हैं तो हमारा सेल्फ मोटिवेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हुँ, और वो चीज मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ कि मैं हर रोज खुद से बात करता था। आज मैंने जी, क्या किया, आज मैंने किस जगह पे मिस्टेक की, आज मुझे क्या करना चाहिए था। और दूसरी बात, मैं शॉर्ट शॉर्ट टारगेट रखता था, आज इस दिन मुझे ये चीज कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटी का प्रेसिडेंट का चैप्टर है, मुझे 2 दिन के भीतर उसको कंप्लीट करना है। अगर वो 2 दिन में नहीं कंप्लीट हो रहा है, देन माई सेल्फ, मुझे कभी कभी गिल्टी फील होता था कि नहीं, ये नहीं कर हुँ, पाया। तो वैसे ही मैं हर एक्सपीरियंट को बोलूंगा कि अपने प्रिपरेशन फेज में शॉर्ट शॉर्ट टारगेट रखें, उस टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो उनसे क्या होगा कि टारगेट भी कंप्लीट होगा, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी आएगा, एंड कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। एग्ज़ैक्टली। यहाँ पे आपने बहुत अच्छी बातें की। अभी जो लास्ट क्वेश्चन का आपने जो सवाल दिया कि मोटिवेशन हमको कहीं और से नहीं ढूंढनी है, आपकी इनर मोटिवेशन होनी चाहिए, खुद को मोटिवेट करें, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी कि छोटे छोटे टारगेट्स रखें, ऐसा नहीं है कि मैं आज पूरी स्पेक्ट्रम की किताब खत्म कर दूंगी या कर दूंगा। ऐसा होना चाहिए कि आप कुछ चैप्टर्स एक दिन सुबह उठें, शॉर्ट टारगेट्स अपने ले लें और उनको कंप्लीट करें, तो आपको भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपने टारगेट्स कंप्लीट किए। तो मुझे एग्जैक्टली। लगा कि यहाँ पे एस्पिरेंट्स को ये पॉइंट्स, ये किसी के लिए भी काम करेंगे। अब हम आगे बात करते हैं ऑप्शनल्स पे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि हम ऑप्शनल्स कैसे डिसाइड करें, कौन सा सब्जेक्ट लें, तो उस पर आप क्या सजेस्ट करेंगे? हर साल करीब 1,000 लोग, 2,000 लोग सक्सीड होते होंगे। तो सबका अलग अलग स्ट्रेटेजी रहता है। मैं अपना स्ट्रेटेजी यहाँ शेयर करने का चाहूंगा। बिल्कुल। मैंने पहले कोई ऑप्शनल सेलेक्ट नहीं किया इस फील्ड में, इस जर्नी को चालू करते वक्त। मैंने पहले सारा बेसिक बुक्स पढ़ा, क्योंकि जीएस में, जनरल स्टडीज में जो मेंस के पेपर होते हैं, उसमें ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट कवर अप हो जाते हैं। तो जी। उसके बाद जिस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट था, बेसिक बुक्स पढ़ने के बाद कुछ सब्जेक्ट्स आए जिसमें मेरा इंटरेस्ट था कि हाँ, जैसे मेरे लिए 2 सब्जेक्ट खुल के सामने आए। पहला पुबैड आया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा ज्योग्राफी आया। दोनों बहुत कॉमन सब्जेक्ट है ऑप्शनल के लिए। बट मैंने उसके बाद फिर दोनों का सिलेबस उठा के देखा कि सिलेबस किसका कम है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट दोनों फील्ड में है। तो मुझे लगा कि ज्योग्राफी का सिलेबस पुबैड से कम है एंड इट कैन बी बेनिफिशियल। तो ओके। मैंने वहाँ ज्योग्राफी चूज किया। एंड मैं जो, और जो ज्योग्राफी पढ़ने का स्ट्रेटेजी था, हर कोई भी ऑप्शनल ऑप्शनल गेम चेंजर होता है कोई भी सिविल सर्विसेज में, आइदर यूपीएससी और कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज हो। ऑप्शनल इज अ गेम चेंजर टू गेट रैंक, एक अच्छा एग्जैक्टली। सर्विस लेने के लिए। तो उसके लिए मैंने क्या काम किया, पहले अपने जो स्ट्रेटेजी था उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया पर डे। एक सब्जेक्ट जो बहुत अच्छा लगता है, एक सब्जेक्ट जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और एक टाइम जो है ऑप्शनल के लिए। तो ये ओके। 3 पार्ट जो है, तीनों चीज को नेगेट करता था। अगर जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है उसको पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो मेरा इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है उसको पढ़ रहे हैं, और ऑप्शनल, ऑप्शनल रोज पढ़ते थे। ओके। क्योंकि ऑप्शनल का महत्व बहुत ज्यादा है, इट्स बिल्कुल। इम्पोर्टेंस इज वेरी मच, कोई भी सिविल सर्विसेज हो। तो ऑप्शनल मैं सजेस्ट करूंगा कि रोज पढ़ा जाए तो ही अच्छा है। और वो स्ट्रेटेजी यही रहे कि हर दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया जाए। बेस्ट जी। सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, एंड द ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रहे वही ऑप्शनल के लिए लिया जाए, तो वो काफी बेहतर, स्कोर करने में काफी अच्छा रहेगा। कई बार होता बिल्कुल। है कि स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट जिसका सिलेबस कम रहता है उससे ऑप्शनल के तौर पे ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो भले सिलेबस कम रहे लेकिन विदाउट इंटरेस्ट पढ़ने में जो थॉट, जो थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए, जो डायमेंशंस डेवलप होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। तो वहाँ राइट। प्रॉब्लम आता है ऑप्शनल के साथ में। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑप्शनल आपको इंटरेस्टिंग लगे, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है पढ़ते वक्त, उसके लिए जाना चाहिए, वो बेटर, अच्छा रहेगा वो चीज के लिए। ओके, बहुत अच्छे से आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें कि विद्यार्थी जीवन जब हम प्रिपरेशन फेस में रहते हैं, तो किस तरीके से टाइम को मैनेज करना चाहिए? कि ब्रेक्स, जैसे कुछ लोग, मैं एग्जांपल देती हूँ, कुछ टॉपर्स बोलते हैं कि हम लोग ब्रेक्स लेके पढ़ते थे, कुछ लोग लगातार पढ़ते हैं। सो व्हाट डू यू सजेस्ट? मेरा जो स्ट्रेटेजी था मैम, की ब्रेक लेके पढ़ना, एक 4 घंटा 3 घंटे का हुँ, स्ट्रेच रहे कोई भी सब्जेक्ट के लिए।
उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक रहे, फिर अगेन जी। स्ट्रेच। तो मैं उस ब्रेक में पहला तो जॉगिंग करता था। एक मेरा पूरे दिन भर में 3 ब्रेक बनते थे। एक जॉगिंग के लिए जाता था, एक शॉर्ट नैप लेता था और एक मैं ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन वीडियोज़ देखता था। तो ओके। ये 3 ब्रेक मैं यूटिलाइज़ करता था। क्या होता है कि जब हम लोग लंबे टाइम तक, क्योंकि सिविल सर्विसेज़ 1 दिन या 1 महीने का प्रिपरेशन नहीं है, इट टेक्स इयर्स। तो उसमें एग्जैक्टली। खुद को रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी है। खुद को टाइम बिल्कुल। टू टाइम रिफ्रेशमेंट रहना चाहिए। तो मेरे लिए रिफ्रेशमेंट का ज़रिया रहता था जॉगिंग। मैं जॉगिंग जाता था, मैं जॉगिंग जाते वक़्त गाना सुनता था, तो इससे मैं अपने पढ़ाई वाले वर्ल्ड से टोटली डिफरेंट हो जाता था। उस वक़्त मुझे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, उस वक़्त मैं अपने आप में जीऊँगा। और जी। उसके बाद पूरे दिन का आधा घंटा मैं सिर्फ़ अपने लिए रखूँगा उसमें, चाहे मैं एंटरटेनमेंट के लिए कोई वीडियो देखूँ या फिर किसी चीज़ के लिए। ऐसे क्या है कि माइंड भी रिफ्रेश रहता है। नेक्स्ट डे जब जी। हम लोग अपना तैयारी करते हैं, अपना फिर से लगते हैं, तो वो जो रिफ्रेशमेंट रहता है वो बहुत काम आता है। एट द सेम टाइम मैं योगा भी करता था, जब जॉगिंग करने के बाद जो कुछ टाइम बचता था उसमें योगा करना, वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है, क्योंकि माइंड को हम लोग जितना रिलैक्स और जितना स्मूथ चलाएँगे सिविल सर्विसेज़ की जर्नी में, वो उतना अच्छा काम करेगा। इस पे जितना स्ट्रेस देंगे, इसका स्ट्रेस बढ़ते जाएगा और फिर इट विल हैम्पर आवर एफिशिएंसी। एग्जैक्टली आपने ऑनलाइन वीडियोस की बात की, तो यहाँ पे हम थोड़ा डिजिटल एजुकेशन के बारे में अगर बात करें, तो डिजिटल एजुकेशन ने आपकी प्रिपरेशन में किस तरह से मदद की, और डिजिटल एजुकेशन को इफेक्टिवली हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल आप देखिए यूट्यूब पे मुझे लगता है स्टूडेंट से ज्यादा टीचर्स हैं। तो आप किस तरीके से डिजिटल एजुकेशन को यूटिलाइज करते थे? पहली बात तो ऐसा कि है डिजिटल एजुकेशन को मैं बोलता हूँ इट इज़ अ बून फॉर द स्टूडेंट्स एस्पिरेंट, क्योंकि उन्हें घर बैठे इतनी मटेरियल्स मिल जा रही है पढ़ने के लिए। जो टॉपिक उनको समझ नहीं आ रहा है वो डिजिटल एजुकेशन पे जाके, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे जाके उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट इज़ टोटली अ बून फॉर द स्टूडेंट्स, कोई भी एस्पिरेंट हो। आइदर जी। इट इज़ वेस्ट बंगाल सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट हो या फिर कोई भी स्टेट सर्विसेज़ का हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज़ का हो। उसे घर बैठे ही सब कुछ फैसिलिटीज़ मिल जा रही है। तो जी। इसमें अब क्या है कि आजकल हम लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस या फिर ऑनलाइन चैनल्स चल रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा कि किससे हम चूज़ करें। क्योंकि पहली बात तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए या फिर कोई भी एग्ज़ाम पढ़ने के लिए हमें उसके सिलेबस के थ्रू गो थ्रू करना चाहिए, कि हाँ, ये एग्जैक्टली। सिलेबस क्या है, एग्ज़ैक्टली मुझे पढ़ना क्या है। अब उससे जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उससे रिलेट करना चाहिए कि ये मेरे सिलेबस में कहाँ फिट बैठ रहा है। फॉर हम्म। एग्जांपल मैं दूँ स्टडी आईक्यू का, मैं पिछले 2 हम्म। साल से आपका चैनल फ़ॉलो अप कर रहा हूँ। उसमें क्या हम्म। था कि जब मैं प्रशांत सर का या फिर गौरव गर्ग सर का वीडियो देखता था, वो जो 200 बेस्ट क्वेश्चन्स रहते थे, उससे हाँ मुझे जी। फिट बैठता था कि जो करंट अफेयर्स है ना, ये इसके बाहर आ ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। तो वो मेरे लिए ऑथेंटिकेटेड सोर्स बन गया कि नहीं, मुझे ये फॉलो अप करना चाहिए। उसी तरह हर एस्पिरेंट को अपना एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स बनाना चाहिए। जैसे मैं बोलूँगा प्रशांत सर का जो लेक्चर, इनफैक्ट कुछ दिन से मैंने आपका भी लेक्चर सुना है, वेरोनिका मैम, कोविड के ऊपर सुना है। कोविड के ऊपर अभी आपका काफ़ी सारा लेक्चर्स आया हुआ था। तो ये जो लेक्चर्स जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो उसी तरह कुछ-कुछ चैनल्स को सेग्रीगेट करना चाहिए और जो ऑथेंटिकेटेड लगे बच्चों को, उसे ही फ़ॉलो अप करना चाहिए। बहुत ज़्यादा चैनल फ़ॉलो अप करने से फिर वही हो जाएगा, सोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, एग्जैक्टली। कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो राइट। उसी तरह से कुछ-कुछ डिजिटल सोर्सेज़ का यूज़ करना चाहिए ताकि उसे अपने प्रिपरेशन में और अच्छे से एक्स्ट्रा बूस्ट मिल सके। कई बार क्या होता है, कई टीचर्स पढ़ाते-पढ़ाते मोटिवेट करते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा चीज़ है। तो वैसे सोर्सेज़ के थ्रू पढ़ना चाहिए, डिजिटल ऑनलाइन का क्लास करना चाहिए, जिससे काफ़ी अच्छा हेल्प मिले, मोटिवेट होते रहें एंड इट शुड बी बूस्ट फॉर द प्रिपरेशन फेज़। राइट। राइट। और अब देखिए जैसे लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं वो पोस्टपोन हो गए हैं, स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट आपका चेंज हो गया है, पहले आप शायद कोचिंग क्लासेस देखते थे, तो बहुत एस्पिरेंट्स के मैसेज आते हैं कि किस तरह से हम लॉकडाउन वाले टाइम को इफेक्टिवली यूज करें। तो प्रिपरेशन के लिए आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे इसमें, कि लॉकडाउन का जो बेनिफिट है 100% वो कैसे लिया जाए? मैम, पहली बात तो मैं बोलूँगा लॉकडाउन इज़ अ बून फॉर द स्टूडेंट्स, स्पेशली सिविल सर्वेंट्स के लिए। राइट।
क्योंकि अब वो क्या है कि अपना फुल टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं और उसको एडवांटेज की तौर पे देखना चाहिए रेदर देन डिसएडवांटेज। जी। कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहा है, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि उनको इसको एडवांटेज की तौर पे देखना चाहिए, उसको और अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। अब लॉकडाउन में कोई बाहर का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो यूज इट जितना आपको लगे पढ़ने का जरूरत है। जरूरी नहीं है कि हर चीज कोचिंग क्लास से ही मिले, कुछ अगर हम सेल्फ स्टडी करते हैं, कोचिंग क्लासेस जो क्लासेस पढ़ा चुके हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद अपना एक शेड्यूल बना सकते हैं, हम्म। रिफ्रेश रहने के लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं। तो rather देन गेटिंग डिप्रेस्ड इन दिस लॉकडाउन, उन्हें चाहिए कि और अच्छे से इसको यूटिलाइज किया जाए। ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, स्टडी आई के बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, तो उसको देख के ही माने इंस्पायर होना चाहिए rather देन गेटिंग डिप्रेस्ड कि ऐसा है वैसा है। उसको और अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए टाइम को। अब आपके पास 24/7 है लॉकडाउन पीरियड में, हम्म। तो 8 घंटे आप सोइए, बाकी 16 घंटे को आप कितने अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। सेकेंडली, अभी क्या है कि लॉकडाउन पीरियड में एग्जाम सारे पोस्टपोन्ड हो गए, ये तो उनके लिए और अच्छा हो गया कि उनको प्रिपरेशन के लिए और टाइम मिल गया जो कमिंग एग्जाम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज का जून में मेंस होने वाला था 2020 का, बट अब वो पोस्टपोन्ड हो गया। तो वो जो स्टूडेंट्स है WBCS के, वो चाहे तो इस लॉकडाउन को और अच्छे से यूटिलाइज करके अपना प्रिपरेशन और अच्छा कर सकते हैं rather देन गेटिंग डिप्रेस्ड और ये सब करने से। तो और आप लोग का तो सपोर्ट है ही इतना अच्छा ऑनलाइन, तो फिर बिल्कुल। ये तो क्या बहुत अच्छी बात है, वो और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे रजनीश आपको बता दूं, एस्पिरेंट्स जो हमको देख रहे हैं उनको बताऊं कि जो भी स्ट्रैटेजी पे आपने बात की है मुझे ये बहुत ही प्रैक्टिकल लगी है। कई बार हम बहुत इस तरह के इंटरव्यूज देखते हैं, हमको समझ नहीं आता, हम उससे रिलेट नहीं कर पाते, बट मुझे पर्सनली लगता है कि जो चीजें आपने बताई हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। जैसे मोटिवेशन आपको कहीं बाहर से नहीं देखनी है, इनर मोटिवेशन पे आप फोकस कीजिए। उसके बाद शॉर्ट टारगेट्स रखिए, लॉकडाउन को कैसे, क्योंकि यही सजेशंस हम अपने स्टूडेंट्स को जो सोशल मीडिया पे हमको कॉन्टैक्ट करते हैं यही सजेशंस हम उनको देते हैं। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि सिमिलर चीजें मैं सजेस्ट करती हूँ मैंने किसी और से सुनी जिसने एग्जाम क्लियर किया है, तो अब तो मैं दावे से बोल सकती हूँ कि ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी अगर आप ये फॉलो करेंगे। थैंक यू यस, सो मच रजनीश, आपने हमारे लिए टाइम निकाला एस्पिरेंट्स को गाइड करने के लिए। जाते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक जनरल मैसेज मोटिवेशन का आप हमारे एस्पिरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? मैम मैं जनरली सबको बोलना चाहूंगा कि नेगेटिव पर्सन से थोड़ा दूर रहिए, ठीक है? क्योंकि ये प्रिपरेशन फेज आपके लाइफ का मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज है, इससे इम्पोर्टेंट आपके लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, नेगेटिव पीपल से दूर रहिए, और जो आपको मोटिवेट करता है, जो सपोर्ट करता है, इन माय केस माय फैमिली सपोर्टेड मी, राइट। माय बेटर हाफ, माय गर्लफ्रेंड सपोर्टेड मी इन अ बेटर वे दैट rather इज than अमेजिंग। जब भी कभी फेलियर मिलता था वो सपोर्ट। तो ऐसे लोगों से जुड़े रहिए जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको मेंटली बूस्ट अप करे। बाकी सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर रोज खुद से बात करिए, क्योंकि यू आर द पर्सन हु विल क्लियर द एग्जामिनेशन, यू आर द पर्सन हु विल डू हार्ड वर्क एज वेल एज स्मार्ट वर्क। तो अपने आप से वो रोज 10 मिनट बात करिए कि आज मैं कहाँ पहुंचा और आज मैंने क्या गलती की, कल से मुझे वो नहीं दोहराना है। तो ये बहुत अच्छी चीज रहेगी। एंड बी अवेयर ऑफ नेगेटिव पर्सन जब तक आप प्रिपरेशन में हैं। उसके बाद मिलते रहिए, एक बार सक्सेस हो जाएंगे तो फिर सबसे मिलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे वीडियो एंड करना चाहती थी, लेकिन आपने गर्लफ्रेंड का मेंशन किया तो मैं बताऊंगी कि बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत लोग फैमिली फ्रेंड्स को नाम लेते हैं, लेकिन सोसाइटी में स्टीरियोटाइप्स होते हैं, अगर गर्लफ्रेंड ने सपोर्ट भी किया हो तो नाम नहीं लेते। तो आपने नाम लिया, तो इस तरह के रिलेशनशिप मैसेजेस भी बहुत आते हैं कि प्रिपरेशन के दौरान रिलेशनशिप मैनेज रखना चाहिए नहीं, उस पर आप क्या कहेंगे? आई वुड लाइक टू नो नाउ, क्योंकि मुझे लगता है एस्पिरेंट्स को भी अच्छा लगेगा जान के। मैम मैं पिछले 8 सालों से रिलेशनशिप में हूँ। ओके। ओके, तो सबसे बड़ी बात है कि वो आपका जो सामने वाला बंदा है या फिर बंदी है, वो आपको कैसे समझती है। इफ शी और ही राइट। सपोर्ट्स यू कि हाँ आपको करना चाहिए एंड मैं वेट कर रही हूँ, बिकॉज सिविल सर्व जब हम लोग प्रिपरेशन में रहते हैं हम लोग टाइम नहीं दे पाते हैं। तो राइट। यहाँ पे जो आपका पार्टनर है उसको समझना चाहिए कि नहीं, अगर आज मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ, नेक्स्ट 40 years वी विल लिव वेरी बहुत अच्छे से हम लोग रहेंगे, लिव वेरी राइट। कूल लाइफ, या बहुत अच्छे से लाइफ बीतेगी, क्योंकि वो भी उस वक्त सक्सेस हो जाएगा, सक्सीड हो जाएगा। एंड कहीं ना कहीं वो सक्सेस आप भी उसमें आपका भी रोल है, तो आप भी सक्सेस को ऑब्वियसली। एंजॉय करेंगी।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि रिलेशनशिप में रहने से आपकी स्टडी इम्पैक्ट होंगे या हैम्पर होंगे, बट यही मैं बोलूंगा कि पार्टनर्स शुड अंडरस्टैंड कि हाँ, अगर वो आज प्रिपरेशन में है, उसको टाइम चाहिए, तो आई शुड गिव हिम और गिव हर। बहुत अच्छा लगा जान के। मुझे लगता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो इस पे सवाल पूछे थे, आज उनको उनका आंसर ज़रूर मिल गया होगा, क्योंकि आपने बहुत क्लियरली और अच्छे से मोटिवेट किया और सजेशन दिया। बहुत अच्छा लगा रजनीश आपसे बात करके। आप बहुत ही एक चीयरफुल इंसान हैं और आई थिंक आप बहुत अच्छे ऑफिसर भी बनेंगे। एंड हम और भी आपके इस तरह के इंटरव्यूज करेंगे हमारे एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए वंस यू जॉइन योर सर्विसेज। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।